नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची विश्वविद्यालय के गणित विभाग एवं एमसीए विभाग में आज साइबर सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सीआईडी एवं साइबर क्राइम ब्रांच और विभिन्न विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी। साइबर क्राइम ब्रांच के डीएसपी अर्चना खलको ने बताया कि साइबर अपराध व्यापक रूप से बढ़ चुका है। अगर किसी कारणवश आप इसके चपेट में आते हैं तो 1930 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी कारण इस नंबर से संपर्क नहीं हो पाता है तो आप www.cybercrime.gov.in में लॉगिन कर अपना साइबर क्राइम दर्ज कर सकते हैं और बच सकते हैं। यह सेमिनार का आयोजन लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। आपको 1500 मिला, तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा या 500 रुपए एक्स्ट्रा आपको कहाँ से दे रहा है? वो किसी और का पैसा आपको डाल रहा है। मेरा जनरल पब्लिक से यही अनुरोध रहेगा कि आज के डेट में साइबर क्राइम बहुत व्यापक रूप से बढ़ चुका है, तो आप लोग सब सतर्क रहें। और अगर किसी कारणवश आप साइबर क्राइम के चपेट में आ भी जाते हैं तो आपसे अनुरोध है कि 1930 पे जल्द से जल्द कॉल करके अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं। साथ ही अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत बार होता है कि 1930 में कॉल जल्दी लगता नहीं, तो www.cybercrime.gov.in में भी आप लॉगिन करके अपना साइबर क्राइम दर्ज करा सकते हैं। जो भी है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ज़रूर से लें, और कुछ भी ज़रूरत हो तो हम यहाँ साइबर थाना में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद। इधर राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में अनुसूचित जाति के संवैधानिक विषयों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को संगठित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई एवं उनके हक और अधिकार के लिए किस प्रकार से आगे आना चाहिए, इस पर भी विशेष मंथन किया गया। अनुसूचित जाति के पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार अनुसूचित जाति के फंड को ट्राइबल में कन्वर्ट कर देती है एवं अनुसूचित जाति उत्थान के लिए सरकार ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। जातियों के भाइयों को एक खोलकर रखना होगा। तो मुझे लगता है ये जो बिंदु है चर्चा की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। आपको मीडिया के साथी को बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम। आज जो कार्यक्रम है कि झारखंड राज्य 25 साल बने हुए, बीजेपी के शासनकाल में आयोग बना था। आयोग लगभग 3 साल चला, 4 साल 5 साल। इसके बाद जब से ही हेमंत सरकार जी आए हैं, तब से न जेपीएससी के मेंबर, न जेएसएससी मेंबर, न खाद्य बोर्ड निगम कहीं भी कोई अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं बना। मैंने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने का पूरा खेल चल रहा है। अभी पहले कुछ दिन रांची नगर निगम मेयर का सीट रिजर्व हुआ, रोटेशन से होता है। उन्हें टीएससी के बैठक बुलाया और फट से उन्होंने अपना गवर्नर के यहाँ एक प्रतिवेदन देकर स्थगित करा दिया। आज चुनाव से पहले इनको सरगर्मी बढ़ गई है कि परिसीमन ना लागू हो, जनगणना ना हो। जनगणना के लिए भी हम अपने समाज को बोल रहे हैं कि भाई जब तक आप सशक्त जनगणना नहीं कराइएगा तो परिसीमन में आप फेल हो जाइएगा। आज के डेट में 60 लाख आबादी है, 16% लगभग अनुसूचित जाति के। 11 के जनगणना 2001 के गणना में 12 पॉइंट कुछ था, और आज 25 है। तो ये मान लीजिए कि 11-12 में 40 लाख था, तो 20 लाख एकदम हमारी आबादी बढ़ी है। हम 60 लाख के करीब हैं, और 60 लाख आप देखिए जेपीसी में 2 आदिवासी मेंबर हैं, मुस्लिम मेंबर हैं, पिछड़ा जाति का है, फॉरवर्ड क्लास का है, लेकिन अनुसूचित जाति के कहीं भुगत निगम खाद में। वहीं राजधानी रांची में ऋतिक घटक का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के टीआरआई सभागार में उनकी बनाई गई फिल्म स्वर्ण रेखा दिखाई जा रही है। उनकी फिल्म देखने के लिए काफी संख्या में रांची, जमशेदपुर एवं अन्य जगह से लोग पहुंचे थे। यह फिल्म 1962 में बनाई गई थी, लेकिन इसका रिलीज 1965 में हुआ। 1947 के भारत विभाजन के बाद की स्थिति और शरणार्थियों के संघर्ष पर यह फिल्म आधारित है। इसमें विस्थापन, मृत्यु और पागलपन की प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। वहीं स्वर्ण रेखा को ऋतिक घटक के सिनेमाई कार्यों में एक महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है, जो मानवीय भावनाओं, विस्थापन और पहचान के नुकसान जैसे विषयों को गहराई से छूती है।
বুঝলি তো? বাপকে দেখিয়ে কইও এই মাস খাবারে 2 মাস হইল বেশ হয় না? হ্যাঁ কইও। ट्रियो है, मेघे ढका तारा, कोमल गांधार और तीसरी फिल्म स्वर्ण रेखा, इसमें कलकत्ता को देखें। और मृणाल सेन के यहाँ जो कलकत्ता आता है उसमें हम कलकत्ता को देखें। और ऋत्विक घटक को हम कैसे देखें? अब हमारे सामने इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, दादा और मेघनाथ जी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके स्क्रीनिंग की, इनके फिल्मों का जो एक ऑडियंस बन चुका हुआ है, कॉमन ऑडियंस है। अब जो बम्बईया सिनेमा है, ऋत्विक में से कुछ नहीं, कहीं नहीं, महत्व नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं। और जब ये महत्वपूर्ण है तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी के प्रतिष्ठित कवि ये आया कि ऋत्विक घटक के कुछ पॉइंट्स को लेकर के। ऋत्विक घटक एक बहुत उम्दा चिंतक थे, समाज के बर्निंग इश्यूज पे फिल्म बनाते थे, डायरेक्टर थे। आज जहाँ तक झारखंड का रिलेवेंस, उनका फिल्मों का झारखंड का रिलेवेंस के ऊपर सवाल है, उन्होंने आदिवासी जनजीवन पर काफ़ी कुछ फिल्म में दिया है। उनके फिल्म में आदिवासी जनजीवन दिखता है, झारखंड की बहुत ये जो सेंट्रल इंडिया का जो वन से आच्छादित जो जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उनका कल्चर, उनका जीवन पद्धति, उनका वैल्यू सिस्टम, उस पर उनका काफ़ी गहरा चिंतन था और वो झलकता है उनकी फिल्मों में। इसीलिए झारखंड में आज TRI में उनकी जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है, ताकि आने वाला पीढ़ी, ये पीढ़ी एज वेल एज आने वाला पीढ़ी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जाने और इस दिशा में फिर इसको आगे बढ़े। यही है। वहीं राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम के द्वारा रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। वहीं संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में हुए संशोधन को मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोगों के लिए हितकर बताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समाज के लिए वोट बैंक की राजनीति करने की भी बात कही गई। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए लाया गया है, परंतु कांग्रेस और उनके स्लीपर सेल के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं और उनके उत्थान होने नहीं देना चाहते। केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कानून में इस प्रकार से संशोधन किया गया है कि इसका सीधा फायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों को हो। विराजमान है। दो बॉडी होती है, एक होते हैं मुतवक्किल जो होते हैं, और जो उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग जो उसमें होते हैं, वो जो इस्लामिक तौर से जो उसको मैनेज करना रहता है, वो इस्लामिक रूल जहाँ का कानून उसको फैसला करना पड़ता है, वो वहाँ पर जो है वाकिफ, ये सब सारे लोग जो हैं वो सब मुस्लिम ही हैं, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उस कानून को जो पढ़ा वो तो शायरी वारी करते हैं, इसलिए मैंने कहा शायरी में शब्दों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कानून में इधर उधर नहीं होता, कानून तो कानून होता है। तो उसमें है कि वाकिफ, मुवक्किल सब रहेंगे मुस्लिम, ये रिलीजियस अफेयर है। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे फंड का मैनेज करना, उसमें तो किसी की एक्सपर्टीज की जरूरत है, सही से हो, आज तक नहीं हो पा रहा। जो आपको एम्पावरमेंट दिया गया था मुतवक्किल को, वो उन्होंने एम्पावरमेंट का गलत इस्तेमाल किया, गुटबाजी करके उन्होंने एक धंधा शुरू कर लिया था, करप्शन हो गया था। जितना ड्यू प्रोटेक्ट करप्शन है वो उसका आप ये नहीं कर सकते, उसमें बड़े लोग मिलकर सब लोगों ने उस पर अपना फायदा उठाया। अब वो नहीं होता है, अब वो चीज़ जो है वो बॉडी करेगी जिसमें सभी लोग, मुस्लिम समाज के और किसी समाज के भी हो, उनका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा से किया जाए। ये बात उनको जानकारी होनी चाहिए, खुद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन ये है कि मकसद अगर ये हो कि समाज को गुमराह करना हो, तो कानून को भी आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रवक्ता के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने और टालने की कोशिशें हो रही है। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वहां के करीब 8 करोड़ मतदाताओं पर 1 महीने के भीतर अपने बिहारी होने और बिहार का मतदाता होने का प्रमाण देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोकतंत्र कहां बचेगा? क्या इस तरह से लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे?
2 दिनों से चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर लोगों के मौलिक अधिकार छीनने में लगे हैं। वहीं भट्टाचार्य ने दावा किया कि चुनाव आयोग की टैगलाइन भले ही कहती हो कोई मतदाता छूटे नहीं, लेकिन बिहार में इसके विपरीत तैयारियां चल रही है। एपिक नंबर तक को चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन सारी चीजों के पीछे बिहार चुनाव को टालते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मंशा हो सकती है। वहीं झामुमो ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगा और जरूरत पड़ी तो कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेगा। वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के इन आरोपों पर फिलहाल चुनाव आयोग या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। बिना एफर्ट का बात कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी के साथ आप लोग के सामने बात कर रहे हैं। इसलिए संविधान के साथ साथ आपके मताधिकार पर भी हमला है और दोनों हमले एक साथ। ये गंभीर विषय, क्योंकि जब मामला आया महाराष्ट्र चुनाव का, दिल्ली चुनाव का, उस समय खेल हुआ कि वोटर बढ़ा दिए गए जीतने के लिए। जैसे वो चोरी पकड़ी गई, अब आया कि वोटर कम कर दो जीतने के लिए। मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई, इनका वोट को कम कर दो, ताकि जो मनुवादी, संघवादी लोग हैं, उनका वोट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा। क्योंकि जो कागजात मांगे गए वो तो ग्रामीण परिवेश में 90% लोगों के पास नहीं है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, दक्षिण की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर रोजगार के लिए जाते हैं। कोई लोग तो अपने केवल चुनाव के समय घर आते हैं। और वैसे समाज में 1 महीना का समय देकर एक फरमान ठोक देना, यह हताशा नहीं तो और क्या। पूरी तरह से व्यवस्था को पंगु बना देना, देश को संविधान से अलग कर देना। देश की सारी शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास रहेगा जो अपना नेता भाजपा को मानता। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा में शनिवार सुबह ह्यूमन पाइप निर्माण नगर में एक मिट्टी खरपैल मकान की छत गिरने से बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग मलबे में दब गए। वहीं पड़ोसियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में बुजुर्ग महिला रेणुका दास, उनका बड़ा बेटा विनोद दास और छोटा बेटा प्रवीण दास शामिल है। रेणुका दास की हालत गंभीर है एवं उनके हाथ पांव टूट गए हैं। परिवार वर्षों से जर्जर मकान में रह रहा था। लगातार बारिश और कमजोर दीवारों के चलते यह हादसा हुआ। महिला को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलती है। क्या हुआ आज ये पे? वो समझा रहा था, तो मतलब सुबह जो है ना 6:30 बजे 7 बजे पूरा सब जग गया था और बड़ा गाया सब जाकर उनको निकाला। घर में कौन लोग रहते थे, कितने लोग रहते थे? 2 लड़का उनका, हाँ। और माँ उसका। क्या नाम थे माँ का? माँ का नाम है रेणुका। हाँ? रेणुका। और बेटा लोग का? और उनके विनोद है, विनोद दास, और प्रदीप दास। अच्छा, क्या स्थिति क्या लोग का? जी, कितने लोग को चोटें लगी है? चोट माँ को लगा। माँ को लगा है। अच्छा, टूट गया पैर चाहिए। हाँ, पैर टूट गया। जिस समय गिरा उस समय क्या घर में सभी लोग मौजूद थे? हाँ, सब सोया हुआ था। सब सोया हुआ था। हाँ, सब दब गया था। अच्छा, फिर हम लोग जब सब आया पूरा निकाला, तो जगह में निकाला। कितना पुराना घर है? ये हो गया तो 30-32 साल हो गया।
क्या आपका क्या नाम हुआ? भागवत था। तो मैं बताइए तो कितने लोग थे घर में? 3 लोग थे। सभी को चोटें आई है? माँ को ज़्यादा लगा है। तीनों एक ही रूम में सोए थे? क्या करते थे बेटा लोग? अच्छा, चोट लगा हमको, अब क्या माँ को जाता है। क्या नाम है माँ का? इधर सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव हत्या कर फेंके जाने का मामला का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि बीते 15 मई को गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजिया के पास बसली कोचा जाने वाले रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस को बरामद हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि व्यक्ति की हत्या की गई है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय देवानंद प्रधान सीनी ओपी मुरुब गांव निवासी के रूप में की गई। वहीं पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 3 आरोपी शरद महतो, प्रवीण प्रधान एवं विष्णु प्रधान को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्याकांड में शामिल एक और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि हत्या का कारण मृतक के साथ पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास एक मारुति कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित किए गए छापेमारी में एसडीपीओ के अलावा गम्हरिया थाना प्रभारी कुणाल कुमार, सीनी ओपी प्रभारी राजेंद्र कुमार, एसआई सुनील कुमार सिंह, अभय कुमार, बुधन सिंह मोद्रा समेत पुलिस बल शामिल थे। गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंजिया के पास बसली कोचा जाने वाला रास्ता में एक अज्ञात व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, जिसका बाद में पहचान देवानंद प्रधान, उम्र 27 वर्ष और पता मुरुब सरायकेला सीनी ओपी के रूप में किया गया था। और पोस्टमार्टम क्रम में ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई और इसके अनुसंधान एवं छापेमारी तो टीम का गठन किया गया था। छापेमारी दल द्वारा इसका उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक अभियुक्त फरार है। और इसमें एक मोटरसाइकिल और एक्सेल 6 कार और 2 स्मार्टफोन बरामद किया गया। मोटरसाइकिल मृतक का है और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। और घटना का कारण जो है पुरानी दुश्मनी है। 1 साल पहले भी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी आरोपियों और मृतक के बीच में। पूर्वी सिंहभूम पोटका राज्य के निदेशक के निर्देश पर पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजेश चौहान, कोल्हान चाईबासा से डॉक्टर अमरेंद्र भूषण एवं सरायकेला से डॉक्टर संजय कुमार पूरे टीम के साथ पोटका में 2022 से लेकर 2025 तक बकरा विकास योजना, कुक्कुट पालन, शुकर विकासी योजना, बतख वितरण योजना, 2 व 5 दुधारू गाय विकास योजना आदि योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं इस दौरान पोटका के गंगाडी, पावरू पोटका, हैंसलबील, छोटा सिगदी आदि जगहों का निरीक्षण किया गया एवं पशुपालकों से चर्चा की। वहीं निरीक्षण के दौरान पशुपालकों को पशुपालन एवं अन्य योजनाओं में लगे पशुपालकों को आह्वान किया कि आप इन योजनाओं को व्यवसायीकरण का रूप दें ताकि इससे आप रोजगार कर एक अच्छा खासा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने मार्केट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पशुपालकों को कहा। साथ ही उन्होंने पशुपालकों को जानकारी देते हुए कहा कि एफएमडी का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान में अपने पशुओं को जरूर टीकाकरण कराएं ताकि पशुओं में होने वाली कई बीमारियों को जड़ से समाप्त किया जा सके। वहीं इस निरीक्षण के दौरान पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, राजकुमार साहू, रामकृष्ण मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। से बहुत फायदा है। देखो, मान लो थोड़ा दिन अच्छा से रखेगा, बच्चा देगा, बेचोगे। हमारे पशुपालक भाइयों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। खाली ज़रूरत है इसको एक व्यवसाय के रूप में लें हमारे पशुपालक। मेरा यही अनुरोध है पशुपालकों से कि इसको व्यवसाय के रूप में लें, ना कि ये सोचे कि सरकार एक बार दे दिया, हम बेच दिए, काम ख़त्म हो गया। व्यवसाय के रूप में इसको चलाइए, तभी लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा होगा। दूसरा मेरा अनुरोध सभी पशुपालकों से है कि अभी हमारे एफएमडी, खुरा चपका बीमारी और लंपी स्किन डिजीज़, ये दोनों का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में अपने सभी गाय, बैल, बाछा, बाछी, भैंस, भैंसा जितना भी है, सबको निश्चित रूप से दोनों
टीका लगवाएं, ताकि ये बीमारी को इरेडिकेट करने का प्रोग्राम है पूरा। जैसे पोलियो को इरेडिकेट किया गया, वैसे ही एफएमडी एक बहुत ही ऐसा बीमारी है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिल करके इस योजना को लागू किए हैं। इसमें जो हमारे टीकाकर्मी हैं उसको भी कुछ पैसा टैगिंग का और टीका करने का दिया जाता है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह से लोकल जो लड़के हैं ट्रेनिंग दे करके कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो मेरा अनुरोध है सभी पशुपालकों से कि 100% जानवरों का ज़रूर से ज़रूर टीकाकरण कराएं, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इसमें मुझे उम्मीद है सब सहयोग दे रहे होंगे। वहीं जमशेदपुर के रेड क्रॉस भवन में स्वर्गीय के सिंह की जयंती के अवसर पर रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां रक्तदाताओं को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं साक्षी रेड क्रॉस भवन में रेड क्रॉस के संस्थापक पेट्रन के सिंह की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा ब्रह्मश्री समाज के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं रक्तदान शिविर की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां मुख्य अतिथि ने सभी रक्तदाताओं को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रेड क्रॉस जमशेदपुर के उपाध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि 200 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जहां रेड क्रॉस के द्वारा एकत्रित सभी रक्त को जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। रक्तदान महायज्ञ के अवसर पे उपस्थित मंचासी है कि स्वर्गीय के सिंह इस रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक पैट्रॉन रहे हैं, और अभी विगत कई वर्षों से उनके नाम पे ही ब्लड डोनेशन कैंप होता आ रहा है, और इसमें काफी बढ़ चढ़ के लोग जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। लक्ष्य तो देखिए जितने लोग आएंगे उतने लोग दे देंगे, लक्ष्य तो वही है, जो लोग आते हैं सभी स्वेच्छा से आते हैं, और मुझे लगता है कि करीब 200 से 250 के करीब होना चाहिए। तो उस जिद में उसने आज पहली बार वो क्वालिफाई की है, और बहुत सारी बेटियों ने भी अभी आकर के ब्लड डोनेशन दिया है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ मतलब जो अब चूंकि कामकाजी लोग कम है, महिलाएं जो है मेहनत का काम, मजदूरी का काम जो करती हैं उनका ब्लड क्वालिफाइड होता है, लेकिन जो अमूमन घर में लोग रहते हैं उनका अक्सर डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये खुशी की बात है कि जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और ये एक जागरूकता के तौर पे जाएगा, लोगों के बीच में मैसेज जाएगा, और महिलाएं इससे काफी प्रेरित होंगी। इधर जमशेदपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट में एडमिशन बंद होने के विरोध में साक्षी आम बागान मैदान से जिला मुख्यालय तक शहर के अनेकों कॉलेजों के छात्रों का आक्रोश प्रदर्शन का महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा गया। वहीं मौके पर एआईएसएफ राज्य सचिव विक्रम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। महाविद्यालयों में इंटर का एडमिशन बंद होने की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो रही है, लेकिन महाविद्यालयों में एडमिशन बंद करना सीधा सीधी शिक्षा का बाजारीकरण करना है। वही शिक्षा समाज में हो रहे गलत सही के खिलाफ सवाल करने का साहस देती है, और यह सरकार चाहती है कि छात्र शिक्षा से वंचित रहे और सरकार से सवाल ना करे। यह एक सोची समझी साजिश है। फेडरेशन की तरफ से साक्षी आम बागान से छात्रों का जुलूस निकाला गया, जो इंटर की परीक्षा, इंटर की पढ़ाई जो महाविद्यालय में बंद है उसके खिलाफ। आपको पता होगा कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो रहा, लेकिन सरकारी में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सीबीएसई बोर्ड के 4 लाख बच्चे और जैक बोर्ड के 2 लाख लमसम बच्चे का भविष्य जो है गट में, वो एडमिशन आज नहीं ले पा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन निकाले हैं। सीधा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाकर, नई शिक्षा नीति को लाकर शिक्षा को बेचने का काम किया गया है। प्राइवेट स्कूलों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सरकार गट में जाए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार है। वहीं झारखंड राज्य में इंटर की शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों से इंटर की शिक्षा को बंद किए जाने के निर्णय के खिलाफ बदलाव
महिला समिति ने जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि एकाएक तुगलकी फरमान के तहत इंटर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। पहले से ही इंटर कॉलेज कम थे और अब पूर्ण रूप से इन्हें बंद करने के बाद छात्रों को भविष्य की चिंता लगी है। यहाँ तक कि जो छात्र 11वीं की शिक्षा ले रहे थे उनके साथ भी यही समस्या है। इन्होंने कहा कि इसके वैकल्पिक व्यवस्था पहले करनी चाहिए, उसके बाद इन कॉलेजों को बंद करनी चाहिए। इधर सरायकेला जिले में विपत्तारिणी पूजा भक्ति भाव के साथ मनाई गई। आषाढ़ के महीने में यह पूजा महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। वहीं रथ यात्रा के बाद पड़ने वाले शनिवार और मंगलवार को पूजा होती है। इस पूजा में मुख्य रूप से मां दुर्गा काली की विपत्तारिणी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। परिवार की सुख शांति के लिए मनोकामना मांगी जाती है। इस वर्ष विपत्तारिणी पूजा शनिवार 28 जून को, आगे मंगलवार 1 जुलाई को मनाई जाएगी। इसे देखते हुए मंदिरों में लोगों की काफी चहल पहल दिखाई दी। वहीं विपत्तारिणी पूजा में अनानास का विशेष महत्व होता है, इसे पूजा पर चढ़ाया जाता है। साथ ही इस वर्ष हर विपद से माँ रक्षा करती है। घर परिवार यही माँ का, माँ से मनोकामना करके यही पूजा का आस्था है। कब होता है ये पूजा? ये होता है रथ के किसी साल रथ के दूसरा दिन शनिवार और मंगलवार 2 ही दिन होता। तो शुक्रवार को रथ था, ये शनिवार को आज विपत्तारिणी पूजा, फिर मंगलवार को एक और होगा। आज पूजा विपत्तारिणी पूजा हो रही है। ये हम लोग के यहाँ पर MIG दुर्गा पूजा मंडप में दुर्गा पूजा, काली पूजा, कीर्ति पूजा, सरस्वती पूजा और जगदात्री पूजा भी होती है। और इसमें इसको जो दुर्गा पूजा है वो तो 88 से चालू है और काली पूजा भी 88 से चालू है। उसके बाद 5-7 साल बाद बाकी सब पूजा शुरू कर दी गई है। अभी जो ये पूजा है 2021 से चालू किया गया है, विपत्तारिणी पूजा है। वहीं साक्षी के अग्रसेन भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सावन के पावन माह में बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के द्वारा निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी किया जाएगा। वहीं साक्षी के अग्रसेन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि इस वर्ष 25 जुलाई को 1000 शिव भक्तों का जत्था निःशुल्क कांवड़ यात्रा में शामिल होकर जमशेदपुर से सुल्तानगंज रवाना होगा। वहीं कांवड़ यात्रा में सोनारी, कदवा, बिष्टुपुर, साक्षी और मानगो के शिव भक्त शामिल होंगे। 1 जुलाई से आरंभ होगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज में पंजीयन कर लोगों का सीट आरक्षित किया जाएगा। विकास सिंह ने 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को पंजीयन करने की बात कही है। विकास सिंह ने कहा कि सभी पंजीयन के लोगों को फोटो और मोबाइल नंबर के साथ पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा। इस पहचान पत्र के आधार पर लोगों को सभी जगह प्रवेश मिलेगा। विकास सिंह ने कहा कि यात्रा में शामिल कांवरिया अपने जत्थे से ना बिछड़े, इसलिए सभी कांवरियों का अपना ड्रेस कोड होगा, जिससे भारी भीड़ में भी जत्थे में शामिल कांवरियों की पहचान आसानी से हो पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि रास्ते में मिलने वाले सारे ठहराव को आरक्षित कर लिए गए हैं। पहले ठहराव में लोगों के मनोरंजन और थकान दूर करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के रीवा से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा बाबा वैद्यनाथ की कथा की जीवन झांकी असरगंज स्थित बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के धांधी बिलारी भवन में दर्शाया जाएगा। 1000 कांवरियों का जत्था जमशेदपुर से बस, ट्रेन के जो महीना 11 जुलाई को आरंभ हो रहा है, हम सभी जानते हैं। उसी के मद्देनज़र बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है। 25 जुलाई को जमशेदपुर से 1000 लोगों का जत्था बस, ट्रेन और छोटी गाड़ी के माध्यम से सुल्तानगंज रवाना होगा। सभी कांवरियों का अपना ड्रेस कोड रहेगा। रास्ते में ठहरने के लिए सभी ठिकाने हमने आरक्षित कर लिया है। सभी ठहराव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा, आसनसोल
और जमशेदपुर के कलाकार शामिल होंगे। बेड़े में डॉक्टर, पंडित जी और रास्ता में किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पेट्रोलिंग करने के लिए जो पायलट साइकिल में तैनात रहेंगे वॉकी टॉकी के साथ, वो लगातार लोगों से संपर्क बना के रखेंगे। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारा निःशुल्क रहेगा। 1000 लोग जा रहे हैं। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।